morning to all. Welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नरवाल. आज हम आपको नए टॉपिक की तरफ लेकर जा रहे हैं. डेली हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस में, जिसमें हम इनकम को एक मेन जो है मुद्दा बनाकर और आपको समझा रहे हैं कि इनकम ही क्यों ऐसा मेन फैक्टर रखा गया है जिससे हम डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हैं किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट. ठीक है, हमने पहले ये भी पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम के ही थ्रू नहीं पहचाना जाता किसी भी कंट्री का. ठीक है, कि इनकम ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम किसी भी कंट्री या स्टेट का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हम इनकम से लगा सकते हैं अंदाजा नहीं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आउट सोर्स थे जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं. बट अभी हम फिलहाल जो है इनकम को ही मेन जो है टॉपिक रख के हाईलाइट कर रहे हैं कि इनकम के थ्रू ही हम किसी कंट्री या किसी स्टेट को हम मेजर कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट को. ठीक है, कि कौन हायर डेवलप्ड है और कौन डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है नया उस पे चलते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. हमने इससे पहले इनकम के बारे में जो डिस्कस किया था, तो अब जो इनकम है, इनकम का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वर्ल्ड जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब ये रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है, ये रिपोर्ट की जरूरत किस लिए पड़ी? अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं. ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए, यानी कि उसका मूल्यांकन वगैरह करने के लिए, तो एक लिखित में जो है हम रिपोर्ट तैयार करते हैं. जैसे कि पूरा साल बच्चा जो है पढ़ता है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह देता है, ओरली देता है, रिटन में देता है, और एट लास्ट उसकी रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है किसी को भी दिखाने के लिए कि भाई इसने पूरे साल ये काम किया है. ऐसे ही इसी टाइप से ही यहाँ पर इनकम को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है. अब ये रिपोर्ट तैयार करी किसने है? ये रिपोर्ट तैयार किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने. किसने तैयार की है ये डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक ने. ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है वर्ल्ड बैंक जो है इस रिपोर्ट में क्या बता रहा है वो देखते हैं हम. तो फर्स्ट पॉइंट है यूज टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ इनकम. कि हम जो किसी भी कंट्री की अगर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो किस बेसिस पे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इनकम के बेसिस पे. किस बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम? किसी भी स्टेट या कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो हमेशा हम इनकम को देख रहे हैं. ये वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है अपनी रिपोर्ट के अंदर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या बताता है? कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ी थी ना, हमने एवरेज इनकम भी निकाली थी, हमने पर कैपिटा इनकम भी निकाली थी हमने. तो बट क्या इन्होंने क्या बोला है कि जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि टोटल जो इनकम है, ठीक है, एवरेज इनकम हम ऐसे ही निकाल रहे थे ना कि टोटल इनकम और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन. बट क्या हम टोटल इनकम को हर जगह पर हाईलाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तभी हमने एवरेज इनकम जो है वो निकाली थी हमने. ठीक है, बट अब क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या एवरेज इनकम क्या हर इंसान की एक जैसी हो? ये जरूरी तो नहीं है ना कि फॉर एग्जाम्पल कि एवरेज इनकम निकाल दी हमने किसी भी कंट्री के लोगों की. जैसे मान लो इंडिया के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? 1200 रुपए. ठीक है, जैसे हमने 1200 रुपए निकाल दी, तो क्या जरूरी है ऐसा कि सभी लोगों की 1200 रुपए ही हो? नहीं ना. तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चीज को लेकर कि हमने टोटल इनकम ना रखे एवरेज इनकम को क्यों प्रेफरेंस दिया, क्यों हमने उसको ज्यादा महत्व दिया. तो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट अपना जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें क्या बताया गया है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ
US dollar 12,056 per annum and above in 2017। अब इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि यूएस डॉलर में पर कैपिटा इनकम एनम एंड अबव इन 2017 यानी कि 2017 का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं 2017 का जो डाटा है, वो डाटा क्या बता रहा है कि हायर इनकम पर एनम कितनी थी और लोअर इनकम पर एनम कितनी थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 2017 में पर एनम और कितनी निकली हमारी इनकम यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 12,056, ठीक है। तो अगर आपको ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने हैं तो आप 75 रुपीज से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रुपीस में कितने हैं ये, ठीक है। तो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग जो है 12,056 पर एनम थी कंट्रीज की जो इनकम थी, और इससे ज्यादा। तो इसने ये चीज यहाँ पर डिक्लेयर ये कहने की कोशिश करी है कि 2017 के अंदर जिस भी कंट्री में इतनी इनकम पाई गई है, अगर यूएस डॉलर 12,056 जो है ये इनकम पाई गई है और उससे ज्यादा अबव, और उससे ज्यादा, ठीक है, उससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी, तो वो रिचेस्ट कंट्रीज में काउंट होती है, ठीक है। रिचेस्ट कंट्रीज या हायर डेवलप कंट्रीज में काउंट होती हैं। अब आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज 2017 वाज जस्ट यूएस डॉलर 1,820 पर एनम। तो इसने क्या बताया है कि जो हमारे 2017 का जो डाटा था कि हायर जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उसका हमने रेशियो कैसे फाइंड आउट करा या कैसे पता लगाया कि ये सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 12,056 जितनी भी ये इनकम जिस भी कंट्रीज में पाई जाएगी तो इट मीन्स कि वो हायर कंट्री में, हायर डेवलपमेंट कंट्रीज में काउंट हो गई। क्लियर है? या तो इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी, पर इससे नीचे नहीं होगी। और अगर इससे नीचे जाती है तो वो काउंट होती है किसमें? लो इनकम में काउंट होती है। यानी कि लो इनकम जो कंट्रीज है, जिन कंट्रीज में इससे लो इनकम पाई जाएगी तो वो लो इनकम कंट्रीज हाईलाइट की जाएगी, यानी कि वहां पर डेवलपमेंट जो है लेस है अकॉर्डिंग टू हायर डेवलप्ड कंट्रीज के। ठीक है, तो लोअर का इन्होंने कितना बता दिया? लोअर का बताया है, यानी कि आर कॉल्ड रिच कंट्रीज एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, और जिसकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 और लेस, या तो 955 हो या इससे कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लो इनकम कंट्रीज। क्यों कहेंगे? बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज 2017 वाज जस्ट 1,820, यानी कि केवल 1820 यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो केवल इतनी थी। इसीलिए इसे हम लो इनकम कंट्रीज के नाम से जानेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट चलते हैं। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग, जो रिच कंट्रीज है वो एक्सक्लूड किया गया, यानी कि उनको रिच कंट्रीज के अलावा जो है, जो हमारी रिचेस्ट कंट्रीज है जिनमें यूएस डॉलर 12,056 जो है इनकम पाई जाती है, तो इट मीन्स वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज जो है उनको हटाकर एक्सक्लूडिंग में, तो ऑफ मिडल ईस्ट सर्टेन एंड अदर स्मॉल कंट्रीज, तो क्या है, उसको हम डेवलप्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे पता करेंगे कि अब आप ये सोचोगे नहीं भाई इसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे जो है आपको क्लियर बताएंगे
कि ऐसा इसमें क्यों कहा गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एवरेज इनकम को ही एक महत्व इतना क्यों दिया गया है, कि एवरेज इनकम ही क्यों निकाली गई है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की एवरेज इनकम 1200 रुपए ही हो। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो सपोज करो कि इंडिया में जो है एवरेज इनकम पर पर्सन 1200 रुपए निकलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लोगों की, हर इंसान की 1200 रुपए ही हो, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, कुछ लिमिटेशन है। एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिसपैरिटीज। क्या बताया गया है इसने कि एवरेज जो है वो यूजफुल होता है किस चीज के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, एवरेज जो है हम क्यों निकालते हैं, किसी भी चीज की एवरेज किस लिए निकालते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। और कंपैरिजन किस में करेंगे, दो लोगों में कंपैरिजन कर सकते हैं, दो कंट्रीज में कंपैरिजन कर सकते हैं, दो स्टेट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए हम एवरेज इनकम जो है उसको यूज करते हैं, इसलिए वो यूजफुली है। बट हम हाइड करते हैं डिस्पैरिटीज को। ठीक है, डिस्पैरिटीज को हम हाइड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम जरूर आगे कि कैसे हाइड करती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है इट डज टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और कैसे इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि वो डिवाइड होती है पीपल्स के बीच में। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे जो है दो पिक्चर्स नजर आ रही है। ठीक है, दो पिक्चर्स नजर आ रही है। एक तरफ क्या दिखाया गया है, सपोज कर लो ये कंट्री का नाम है कंट्री ए। ठीक है, और ये कंट्री बी है। क्लियर है। अब कंट्री ए में कुछ लोग दिखाए गए हैं और कंट्री बी में कुछ लोग दिखाए गए हैं। पहले हम फोकस करते हैं कंट्री ए के ऊपर कि कंट्री ए में क्या कहा गया है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यानी कि जो कंट्री ए है उसमें ना ही रिच है और ना ही पुअर है। इसका मतलब क्या है कि ना रिच है ना पुअर है, यानी कि इसमें हम यही मानेंगे ना कि बराबर है। ठीक है, यानी कि बराबर है चीजें, ना ज्यादा रिच है ना ज्यादा पुअर है। क्लियर है। ये क्या कह रहे हैं, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, वी मेड द चेयर्स, हमारे पास क्या है, चेयर्स है, और एंड वी यूज देम, यानी कि हमने बनाई है चेयर्स और हमारे पास क्या है, चेयर्स है, और चेयर्स पे हम बैठ रहे हैं, यानी कि हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है और उसके ऊपर मान लो 5 चेयर है और 10 लोग हैं, तो कितने बैठेंगे, आपके हिसाब से 5 ही बैठेंगे ना उसके ऊपर। 5 लोग की सीटिंग है, 5 लोग ही बैठ पाएंगे, 5 लोग खड़े रह जाएंगे। बट उन्होंने क्या किया है, यूनिटी दिखाई है, और 5 एक के साथ 2 एडजस्ट हुए, एक के साथ 2 एडजस्ट हुए, ऐसे करके पूरे 10 लोग जो है 5 चेयर्स पे एडजस्ट होके एक साथ बैठ जाते हैं। देख रहे हो आप ये, ठीक है ना, कि चेयर्स रखी है और जो चेयर्स कम है और लोग ज्यादा है तो वो कैसे अपने आप एडजस्ट होकर और साथ में बैठ गए हैं। अब जो बी कंट्री है, बी कंट्री क्या कह रहा है, कंट्री विद रिच एंड पुअर। अब बी कंट्री क्या शो कर रही है कि बी कंट्री के अंदर रिच भी है और पुअर भी है, दोनों है उसमें। है तो उसके अंदर भी कि कंट्री विद नो रिच नो पुअर, वो इसीलिए कि ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर है, सब बराबर है वहां पर। ठीक है, बट यहां पर क्या कहा गया है, कंट्री विद रिच एंड पुअर। कंट्री जो है वो उसमें रिच भी है और पुअर भी है, यानी कि सब अपना अपना यहाँ पर लेवल शो कर रहे हैं कि हम रिच है और हम पुअर है। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप इस पिक्चर के अंदर उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जो ए कंट्री का पिक्चर है उससे बिल्कुल अलग है कंट्री बी का पिक्चर। इसमें भी कुछ चेयर्स है और कुछ आदमी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो ये वाली पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, 4 चेयर दिखाई गई है जिसपे एक आदमी अकेले लेटा हुआ है आराम से। ठीक है, बैठा भी नहीं है, इवन वो लेटा हुआ है। तो क्या आपको ये देखने में ठीक लग रहा है, नहीं ना, तो हम इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि ये देखने में ठीक नहीं लग रहा। क्या आपको गलत लगा इसके अंदर,
इसमें क्या गलत है कि 4 चेयर और एक आदमी उसको यूज कर रहा है, यानी कि उसको और 3 बंदे भी उसको चेयर्स को यूज कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिटी नहीं है उनके अंदर। तो वहां पे शो कर रहे हैं पुअर और रिच का जो डिफरेंस है बीच में, वो दिखा रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो इस पिक्चर में साफ शो हो रहा है। अब इसके कंपैरिजन में आप दूसरी पिक्चर इसी के अंदर देखोगे, 2 चेयर है और 4 लोग हैं, और वो कैसे बैठे हुए हैं। तो ये कौन है, ये पुअर है, ये थे रिच और ये है पुअर। तो आप पुअर में देख सकते हैं कि कैसे 2 चेयर पे 4 लोग आपस में कैसे अरेंज होकर और बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी सीट पर बैठे हुए हैं। ये क्या कहते हैं, वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, यानी कि हमने चेयर्स को बनाया बट इन लोगों ने क्या है, ले लिया वो, ठीक है। तो ये चीज शो कर रही है कि कैसे ये चीजें जो है ये सब क्या है, ये सभी के लिए है, सभी के यूटिलाइज के लिए है ये। बट कोई अपना इस पे ज्यादा जो है अपना हक जमाए कि नहीं ये चेयर मेरी है, नहीं ये चेयर्स मैंने बनाई है, वो चेयर्स मैंने बनाई है, इस चेयर पे मेरा हक है, नहीं, सबको मिलजुल कर जो है एक ही कंट्री में रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर वर्क करना चाहिए, तभी हमारा जो कंट्री है वो सही मायने में डेवलप्ड हो पाएगा। क्लियर है ये। अब इसी के बारे में हम जो है यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इनकम है, इनकम ही मेन फैक्टर जो है वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में अपने हाईलाइट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इनकम ही जो है मेन टॉपिक है हमारा, मेन फैक्टर है हमारा, जो डेवलपमेंट को हाईलाइट करता है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को, ठीक है। और ऐसे ही एवरेज इनकम जो है, एवरेज इनकम भी इन्होंने यही बताई है कि एवरेज इनकम हम किस लिए निकालते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज इनकम की, क्योंकि एवरेज इनकम ज़रूरी नहीं है कि सभी की इक्वल हो, बट वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए हम एवरेज इनकम को जो है प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मुझे आशा है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।